हेलो चलो कौन सा हो गया था? ये हो गया था। चलो आगे बताना। वाक्य परिचय ये हो गया था। चलो इतना हो गया। हाँ यहाँ पे भी हो गया। बहुत चीजें आपने पढ़ ली हैं पता है। चलो ये भी हो गया। बस इधर पढ़े ही है, समझे तो नहीं है? समझे। तेरह माताएं और 11 माताएं वो फिक्स होती हैं, हैं? ये तो फिक्स होती हैं, ठीक है, उसको थोड़ी ना बदलना। गिनवाई हो? अभी तक कहाँ थे तुम्हें? हमने गिनवाई नहीं है। अरे कैसे नहीं गिनवाई? हमने पिछली क्लास में गिनवाई ना सर, तुम आए नहीं थे। अरे उस समय हमने बुलावा नहीं, निमंत्रण नहीं भेज पाया था। उस क्या है वो निमंत्रण हमने छपवाए नहीं थे, हम सच बता रहे हैं। अब हमने छपवा लिए। चलो तो फिर देखो आज हम मात्राएं भी गिनवा देंगे। चलो देखो छंद, पहले एक देखो छंद की परिभाषा देखो। जिस रचना में अक्षरों तथा मात्राओं की संख्या निश्चित हो। जिस रचना में कोई रचना लिखी जा रही है उसमें अक्षर और मात्रा, अक्षर मतलब वर्ण, वर्ण और मात्राओं की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तथा यति, गति और तुक आदि का ख्याल रखा जाए कि यति है उसमें या गति। यति मतलब होता है कॉमा, गति मतलब किस प्रकार से स्पीड से आप पढ़ रहे हो उसे। गति, यति, गति, तुक, तुक मतलब लयबंदी, तुक आदि का ख्याल रखा जाए उस रचना को हम क्या बोलते हैं? छंद कहते हैं। तो देखो छंद में तो सीधी सी बात है कि हमें मात्रा और वर्णों की क्या करनी पड़ती है? संख्या गिननी ही पड़ती है। यति, यति मतलब रुकना है। यहाँ पे यति देखो, यति कॉमा के रूप में आ सकता है या रुकना। गति मतलब एक प्रकार की जो क्या बोल सकते हैं हम? स्पीड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पीड। तुक, तुक मतलब लय, तुक मतलब क्या होता है? लय, ठीक है। जैसे हमने बोला बिहारी, हमने बोला बिहारी, तो ऐसी रचना हो दूसरी लाइन में कि ये बड़ी ई की मात्रा अंत में आए फिर से, ठीक है। तो कोई भी ऐसी रचना आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार के छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है और एक कौन सा होता है? वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद में किसकी रचना की जाती है? मात्राओं की। किसकी गणना की जाती है? मात्राओं। और वर्णिक छंद में किसकी? वर्णों की गणना की जाती है। किसकी रचना, किसकी गणना की जाती है? वर्णों की रचना, वर्णों की गणना की जाती है। अब देखो आप छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि वाला री, फिर से समझो आप। छोटा आ, ई, उ, री, इनमें जो मात्रा होती है वो होती है लघु की मात्रा। कौन सी होती है? लघु की। और लघु की मात्रा जो होती है उसमें केवल एक मात्रा पाई जाती है और चिन्ह होता है ऐसा खड़ी पाई। चिन्ह क्या होता है? खड़ी पाई। और मात्रा इस खड़ी पाई में कितनी होती है? एक। अब जो बाकी बचे हुए वर्ण हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ये बाकी जो बचे वर्ण हैं इनमें मात्रा होती है 2 और चिन्ह होता है ऐसा, एस जैसा चिन्ह होता है। कैसा होता है? एस जैसा। मात्राएं कितनी होती हैं? 2 होती है। मात्राएं कितनी होती है? अब देखो आ में कुछ मात्रा नहीं होती है। आ में जिसका कोई ना हो उसके हम नहीं है, इसका कोई नहीं है। और जिसका कोई नहीं होता उसका आ होता है। यहां पे कौन होता है? आ। और जिसका कोई ना हो उसके हम भी नहीं होंगे, लेकिन आ का इधर मतलब पढ़ने में यदि कोई नहीं है तो उसका कौन हो जाएगा? आ हो जाएगा। जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी, जैसे हमने लिखा कमल, हमने लिखा कमल, बताओ कौन सी मात्रा दिखाई दे रही? कुछ भी, कुछ ही मात्रा नहीं दिखाई दे रही। मात्रा तो कुछ ये वाली मात्रा है, कुछ भी नहीं। लेकिन इस का के साथ में यदि तोड़ोगे तो का में हलंत लगेगा और कौन सी मात्रा निकल आएगी? आ निकल आएगी। मतलब जिसका कोई नहीं उसका आ, और जिसका कोई नहीं उसके हम, ठीक है। चलो तो बड़ा आ की में ए वाली मात्रा, बड़ी छोटी में ए वाली, बड़ी में ए वाली, इस प्रकार की मात्राएं होती है, ठीक, ठीक है। आपको इतनी बातें याद रखना। अब देखो दीर्घ मात्रा मैंने आपको बता दी है। ये लघु मात्रा, लघु मात्रा किसमें? आ, ई, उ और ऋषि, एक मात्रा होती है।
इसमें एक ही मात्रा होती है, इसका चिन्ह बाकी जो बचे हुए हैं वो दीर्घ मात्रा में जाएंगे, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती है। बस यही तो आपको गिनना आना चाहिए, और क्या करना है? चलो अब देखो दोहा छंद को समझो आप। आपसे 3-4 दोहे पूछे जाते, देखो दोहा पूछा जाता है, रोला पूछा जाता है, सोटा पूछा जाता है। 3 बिल्कुल इंपोर्टेंट है, एक ना एक फंस जाए आपसे। दोहा छंद आप देखो, दोहा छंद एक कैसा है? मात्रिक। और कितने चयन होते हैं? 4। तो देखो परिभाषा तो यहीं से बन सकते कि दोहा एक मात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में, जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 13-11 की यति पर कुल 24 मात्राएं होती है। परिभाषा बनेगी। देखो हमने तो कुछ अंक लिखे हैं, आप भी ऐसे लिखना सीखो। मैंने क्या कहा कि दोहा एक मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 13-11 की यति पर कुल 24 मात्राएं होती है। कौन सा छंद कहलाता है? दोहा। लिखा थोड़ा सा है, लेकिन पढ़ना आपको आना चाहिए। सोठा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब सोठा का कैसा होगा कि सोठा एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें 11-13 की यति पर कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। बस तो यहां पर हम दोहा पढ़े हैं, तो दोहा में आपको कितनी, इसमें 13, यहां पर 11, यहां पे 13, यहां पर 11। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। हाँ बस सीधी सी बात, आपको ऐसे नहीं लगा। यति लगाते हैं, यति मतलब कॉमा लगाते हैं। 13-11 की यति पर कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। 13-11 की यति पर कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24। हाँ फिर से परिभाषा अच्छी लग रही है। अच्छा बोल दीजिए। देखो दोहा छंद किसे कहते हैं? दोहा एक मात्रिक छंद होता है। कौन सा प्रकार है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इधर आओ, जो पूरी हम फिर से पटक दें तुम्हारे ऊपर। हाँ, तो दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पर 13-11 की यति पर, प्रत्येक चरण पर 13-11 की यति पर कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24। बस इतनी परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगला। जैसे देखो ये है, कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकार। मादिकता अधिकार। अब इसे मात्राएं निकाली जाती कहां से? पीछे से निकाली जाती। कहां से निकाली जाती है? पीछे से निकाली जाती है। जैसे अपने घर में कोई व्यक्ति घुसा है, अपन कहां से निकाल दो? पीछे से निकाल दो कि जाओ भाई तुम यहां से निकल जाओ, घर के आ रहे हैं अब। तो यहां पे क्या है? अरे इधर देखो, दिमाग पे जोर नहीं डालना है। यहाँ पे देखो, आप लोग डबल सेंस की बात करते हो। ये देखो, कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकार। अब बताओ इस या में कौन सी? एक नहीं बोलेंगे, लघु गुरु बोलेंगे। देखो 1 की मात्रा को बोलते हैं लघु, और 2 की मात्रा को क्या बोलते हैं? गुरु। तो क्या बोलेंगे बताओ? लघु यहाँ पे कौन सी है? गुरु। यहाँ पे कौन सी है? लघु। देखो छोटी ई की मात्रा है ना, लघु। ए केवल आ है तो लघु। यहाँ पे बड़ा ता है तो गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे दा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लघु। लघु होगा, लघु। एक बड़ा माँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुरु। अब गिन के देख लो, इन 3 गिन के देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ 11 आई कि नहीं आई? और इस तरफ ठोक लेना, इस तरफ भी 13 आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी? 13। बस ऐसे ही गिनती है। आगे समझ में? तो बस, हालांकि वहां पे गिनवाई नहीं जाती है मात्राएं, वहां पे पहचान के लिए कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि बताओ ये किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण। तो हो सकता है गिन के देख लेना, यदि 11-13 आएंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा? आपका दोहा छंद होगा। चलो बन जाएगा। ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, बा खाए बोराए नर, बा पाए बोराए। बस हाँ, बा पाए बोराए यही तो है, या पाए बोराए, बा पाए बोराए। ठीक है, या पाए बोराए, बा कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मात्राएं तो वही आएंगी। या की जगह बा कर सकते हो। ठीक है, किसमें? अरे उल्टा पुल्टा लिखे आओगे वो एग्जाम में। अरे बा खाए बोराए, फिर से पढ़ लो। देखो, बा खाए बोराए नर, या पाए बोराए, यही है ना? अब सही है। टोपा हटा के तो देख लो थोड़ा सा, ये टोपा वोपा हटाने है नहीं है? कहां से ये टोपा मिल जाते? हमें तो ऐसे लगा कि ये कैब वगैरह तुम्हें सब रास्ता में ऐसी डले मिल जाते यार, उधर से नेकी। हाँ? नहीं, हमें ऐसे लगता है जैसे नेकी की दीवार से उठा लाई हो। उसमें ठंडी नहीं लगती है हमें, ठंडी। चलो रोला छंद देखो आप,
11 13 की यति पर कुल कितनी मात्रा है? 24। लेकिन अंत में क्या आएगा? लघु लघु या गुरु गुरु आएगा। अंत में क्या आएगा? लघु लघु। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? बड़ा पा बड़ा ता, तो क्या हो जाएगा? गुरु गुरु। कैसा है? गुरु गुरु। इसका मतलब कि जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता। ये एग्जाम्पल आपको रोला छंद में रट के जाना। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, ये कौन सा छंद है? रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद है। तो बस देखो परिभाषा वैसे ही बनाना है। परिभाषा क्या है? यह एक मात्रिक छंद है जिसमें जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 13 की यति पर कुल कितनी मात्राएं होती है? 24 होती है। लेकिन अंत में लघु लघु या गुरु गुरु होगा। क्या होगा अंत में? लघु लघु, वहां पे कुछ भी होगा, अंत में क्या होगा? लघु लघु या गुरु गुरु होगा। और इसका एग्जाम्पल जो जगह प्राण निछावर है कर पाता। बस इतना आपको याद रख के आना। अब देखो इसी जैसा कौन सा है? बिल्कुल देखो, एक कौन सा है? सोठा। कौन सा है? सोठा। बताओ इसमें क्या था? इसमें 11 13 की यति पर था। अंत में क्या है? 24 तो है, लेकिन क्या है? लघु लघु या गुरु। लेकिन इसके बीच में आप ध्यान से समझो, सोठा छंद के बीच में क्या आएगा? गुरु लघु आएगा। क्या आएगा? गुरु लघु। मतलब पहले और तीसरे चरण में क्या आएगा? गुरु या गुरु लघु आएगा। गुरु लघु आएगा पहले और तीसरे चरण। फिर से देखो, सोठा छंद यह एक मात्रिक छंद है। कैसे हम पढ़ेंगे? यह एक मात्रिक छंद है। दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होगा ना। दोहा में क्या था? यहाँ पे 13, यहाँ पे 11 थी ना, है? अरे तो बस यहाँ पे परिवर्तन है रोला में। अभी कौन सा पढ़ा था? इसके पहले बताओ। रोला पढ़ा था। तो ये इसे देखो परिभाषा में कैसा लिख के आओगे आप? रोला का समकक्ष नहीं लिख के आओ। आप क्या बोलोगे? रोला का उल्टा होता है। रोला का उल्टा। ये नहीं बोलोगे आप कि मतलब नहीं, दोहा का क्या होता है? उल्टा होता है। दोहा का क्या होता है? उल्टा। उल्टा बताना है दोहा का। लेकिन रोला के क्या होता है? रोला के तो एक जैसा होता है ना भाई। रोला में बताओ 11 यहाँ पे 11, 13 यहाँ पे 11, यहाँ पे 13। रोला में तो सेम है, लेकिन अंतर कहां पर है? रोला में देखो आप, रोला में यहां पर क्या होता है? लघु लघु या गुरु गुरु। लघु लघु या गुरु गुरु। लेकिन इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में गुरु लघु होता है। बात समझ? यही मिलान करना होता है। तो आप क्या बताओगे? सोठा छंद। ध्यान से सुनो, परिभाषा सुनो आप। सोठा छंद, सोठा छंद दोहा का उल्टा होता है। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पर 11 13 की यति पर क्या होते हैं? कुल 24 मात्राएं होती है। लेकिन पहले और तीसरे चरण में गुरु लघु आता है। पहले और तीसरे चरण में क्या आता है? गुरु आता है। क्या आता है? हेलो, हाँ जगह थी। छुट्टी क्या की है? छुट्टी क्या की होगी? हाँ नहीं हुई, तुम्हारी नहीं हुई। बाकी 1 से 8 तक हुई। सब बताओ, माँ सब छुट्टी हो गई क्या है? चलो बन जाएगा सोठा छंद। अब ध्यान से सुन लो आप। दोहा में कितनी मात्रा है? 13 11 की यति पर कुल कितनी मात्रा है? 24 मात्रा। रोला में कितनी मात्रा है? 11 13 की यति पर कुल कितनी मात्रा है? 24 मात्रा। सोठा में कितनी मात्रा है? 11 13 की यति पर कुल 24 बनेगा। बस ये एग्जाम्पल लटके जाना। अब सुनो आप, ये तीनों ही मात्रिक छंद हैं। कैसे छंद? मात्रिक। और तीनों ही में कितने चरण होते हैं? और तीनों में ही कुल मात्राएं कितनी आती है? 24। दोहा में समझो, दोहा में पीछे 11 आता है, आगे 13 आता है, तो 13 11 की यति पर कुल 24। इन दोनों में आगे 11 आता है, पीछे क्या आता है? 13 आता है। क्या आता है? 13 आता है। रोला में आप समझो, रोला में अंत में या तो गुरु गुरु होगा या क्या होगा? लघु लघु। सोठा में क्या होगा? पहले और तीसरे चरण में गुरु लघु आता है। बस यही समझ में आ गई तो परिभाषा आप बना के आओगे। ठीक है। कवित्त देखो, कवित्त में 16 15 की यति पर कुल कितनी मात्राएं होती है? 31। लेकिन यह कैसा छंद है बच्चों? वर्णिक छंद है। कैसा? अब इसमें वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण होते हैं ना जो, वो गिने जाते हैं। सवैया में 22 होते हैं। 22 से लेकर 26 मात्राएं होती हैं। 22 से लेकर कितनी होती है? 26। वो कौन सा कहलाता है? सवैया। ये 3 लट के जाओ, एक प्रश्न आपका निश्चित है कि फंसेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें कौन सा एग्जाम्पल लिखा था दोहा में? बताओ। हाँ, सीता का कौन सा? देखो रट के नहीं जाओगे ना। देखो दोहा छंद में कनक कनकते 100 गुनी मां दिखता। बहुत तो तुम कर रही थी, आप नहीं बता पाए हैं। जब तो उस समय बहुत आया था कि बा खाया बोरा या माँ खाया बोरा है।
आप नहीं बता पाए। कनक कनकते सौगनी दोहा का लोला का, जो जगहित कर प्राण निछावर कर पाता, जो जगहित पर प्राण निछावर कर पाता। ये किसमें करना है? लोला। सोठा में कौन सा करना? सोठा का एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आप देख लेना, उसमें लिखा होगा लेकिन कठिन होगा। सोठा का लिखा था क्या एग्जाम्पल? अपन ने लिखा था ना। इसमें आई फोटो क्यों नहीं आए? तो बाद में, अच्छा हाँ उसमें जोड़ी थी। चलो बताओ, लियो बताओ जल्दी, कॉपी दो हमें। सोठा का एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको, कौन सा लिख सकती हूँ। देखो सोठा छंद का उदाहरण देखो, ये लिखा है, जो सुमृत सिद्ध हो गणनायक कविवर बदन है। जो सिद्ध, लिख लो, जोड़ लो, कहीं लिख लो अपनी कॉपी में। अरे मैं लिखे दे रहा हूं तो लिख लो ना तुम, वहीं पर लिख लो, जल्दी जल्दी टीप लियो, ठीक है। जो सुमृत सिद्ध हो, जो सुमृत सिद्ध हो गणनायक कविवर बदन है। गणनायक कविवर बदन है। करहूं अनुग्रह सोए, करहूं अनुग्रह सोए बुद्धिलासी शुभ गुण सदन है। शुभ गुण सदन है। लो हो गया। इस सोठा छंद का एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो। लो आज हम वैसे कैमरा में अच्छे से लग रहा है। कुछ भी बोलते हो फिर भी सॉरी बोलते हो, मतलब बिल्कुल कहानी बिल्कुल ऐसी ही है कि पहले तो अच्छे ठोक के मार लो, फिर बोले सॉरी यार। हाँ लो, क्या बोल रहा है, क्या निकालना? कौन सा होता? चलो आगे क्वेश्चन देख लो, कुछ हम क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, ठीक है। लो लो हिंदी के क्वेश्चन आंसर, शर्म नहीं आ रही है? इतने से चुल्ली में पानी ले लियो है और ऐसे डुबाइयो नाक उसमें, ठीक है, ऐसे कर जो और फिर कहियो कि क्वेश्चन आंसर हम सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे। हाँ चलो हो गया, चलो आगे बढ़ो, चलो चलो अगला देखो, काव्य शब्द गुण देखो। टॉपिक कौन सा है? शब्द गुण। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं, यही ना काव्य गुण या शब्द गुण। देखो यहाँ पे लिखा है कोई काव्य गुण की, वे गुण जो किसी काव्य की आंतरिक शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। वैसे देखो आप, वे गुण जो किसी काव्य की शोभा, आंतरिक शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्द गुण या काव्य गुण कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक माधुर्य होता है, एक ओज होता है, एक क्या होता है? प्रसाद होता है। मैंने अच्छे से रटवाया था। ओज में आपको वीर रस रखना है। वीर रस की जो वाक्य होगा वो जैसे बुंदेलो हर बोलो के मुख से सुनी कहानी थी, ये ओज में रखना है। श्रृंगार करुण की बात की जा रही है, मधुरता जहां पे उत्पन्न हो रही है, मधुरता जहां पे उत्पन्न हो रही है वो कौन सा है? माधुर्य गुण है। वो कौन सा है? माधुर्य गुण है। तो ये मधुरता उत्पन्न हो रही है माधुर्य में। ओज में क्या हो रहा है बच्चे? वीर रस है। प्रसाद में क्या है? बाकी रसों को आप किस में रखोगे? प्रसाद में रखो। देखो माधुर्य लिखा है, इसका एग्जाम्पल लिखना है आप। ने सरसावन में मैं बरसावन में, सावन में झूलबो सुहावनो लागत है, ये लिखा है इस पे। कौन दिख नहीं रहा है इन लोगों को? देखो, ने सरसावन में मैं बरसावन में, बार बार बोला करो, बोलने से क्या होता है? याद हो जाता है। ने सरसावन में मैं बरसावन में,
सावन में झूलवो सुहावनो लागत है, सावन में झूलवो सुहावनो लागत है। ठीक है, तो ये क्या है, ये माधुर्य है। माधुर्य मतलब मधुरता उत्पन्न होती है। क्या होती है? मधुरता उत्पन्न। ओज, ओज में जहां पर वीर रस की बात की जाती है, ऐसी काव्य की लाइन है जिसमें वीरता या उत्साह की बात की जा रही है। उत्साह से हम ओतप्रोत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो ओज रस है। जैसे बुंदेलो हर बोलो के मुख से सुनी कहानी थी। ठीक है, वो बढ़ सकते हो। बस एक ही तो आता है, और आता क्या है? माधुर्य में, माधुर्य में, माधुर्य नहीं है, माधुर्य नहीं है। ये कौन सा है? ये आपका प्रसाद है। कौन सा है बच्चे? प्रसाद है। ये रस कौन सा है? प्रसाद। अब प्रसाद में देखो, ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, और आध शेर के पात में कैसे शेर समा। क्या इन्होंने तैयारी नहीं की? तैयारी की होती तो समझ में आता, क्योंकि अभी तक पढ़ा क्या तुम लोगों ने, ये बताओ। ऐसे देखो, प्रसाद के लिए देखो, ये प्रसाद है। ओछे नर के पेट में रहे ना मोटी बात। जो छोटा व्यक्ति होता है उसके पेट में बात ही नहीं खटखटाती है। अब वो जाके कहां बताया था? जैसे कुएं पे पानी भरने जाओ, कुएं पे पानी भरने जाओ तो वो बताते कि आज हमारे घर में ये 1 किलो सोना मिला है। तो ओछे नर के पेट में रहे ना मोटी बात, कैसे? जैसे आधा शेर का पात है, आधा किलो का कोई पात है, और उसमें कैसे शेर समा। एक शेर कैसे समा जाएगा भाई? भाई पाती जैसे गिलास है, गिलास में आधा किलो का गिलास है, उसमें पानी डालो, फुट भर गया वो। अब तुम उसमें और डालना चाहोगे तो कैसे डल जाएगा? तो ऐसे ही ओछा नर होता है, उसके पेट में वो बात ही नहीं समाती है, वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो ओछे नर के पेट में रहे ना मोटी बात, आध शेर के पात में बन जाएगा। बताओ तीनों एग्जाम्पल में। नेर सावन में, मे भर सावन में, सावन में झूलवो सुहावनो लागत है। माधुर्य, वीर में कोई भी आप ओज को कोई भी करके आ सकते हो। माधुर्य में ओछे नर के पेट में रहे ना मोटी बात, और आध शेर के पात में कैसे शेर समात। अगला देखो, काव्य गुण। इसकी परिभाषा, वे गुण जो किसी काव्य की आंतरिक शोभा बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? काव्य गुण कहलाते हैं। हो गया। अरे जी देख लो, इधर देख लो, हम क्या कोई हैं? बिंब, बिंब विधान क्या होता है? बिंब विधान, बिंब विधान मतलब इसका अंग्रेजी रूपांतर क्या होता है? इमेज होता है। बिंब विधान को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। मतलब इमेज का क्या है? मतलब इमेज ऐसे समझो, जैसे अपन को एक जंगल बनाना हो तो आपने इमेज कर ली, इमेजिंग कर लिया होगा कि जंगल कैसा होना चाहिए। बताओ, मैं अब आपसे पूछा कैसा होना चाहिए? हरा भरा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? पेड़ होना चाहिए, बहुत सारे नदी होना चाहिए। ऐसी एक नदी निकाल दी, यहाँ पे कुछ जानवर होना चाहिए। ठीक है, जानवर होना चाहिए, ऐसे बताओगे ना। पक्षी, उड़ते हुए पक्षी होना चाहिए। अब सुनो सुनो, एक मिनट, एक मिनट। अब आपने इमेज बना ली ना, इसी चीज को बिंब विधान बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोले? इसी चीज को देखो, फिर से देखो आप। इमेज का रूपांतर बिंब विधान होता है। मूर्त रूप प्रदान करना, मूर्त रूप मतलब आकृति वाला रूप प्रदान करना। ठीक है, जिसका आकार और आकृति हो वो क्या होता है? मूर्त रूप। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। मतलब कोई भी कार्य किया, काव्य में कोई भी कार्य किया जा रहा है, यदि आपने सटीक बिंब योजना बनाई है तो आपका काव्य और बेहतर जाएगा। मतलब जैसे हमने बनाया कि एक खरगोश था, वह दौड़ते दौड़ते जा रहा था। अब आपके दिमाग में बना कि एक खरगोश सफेद होगा और दौड़ते छपक 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 ऐसे चल रहा होगा। और फिर दूसरी जगह मैंने कहा कि दौड़ते दौड़ते जा रहा था, रास्ते में उसे शेर मिल गया। अब शेर की इमेज बन गई। अब मैं और कोई पात्र ले लूं और वो कठिन हो और इमेज ही ना बन पाए तो क्या वो काव्य आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उसी चीज को हम बिंब विधान कह रहे हैं कि काव्य सबसे अच्छा, मतलब कोई भी काव्य होता है कार्य के लिए मूर्तिकरण का रूप, मतलब मूर्त रूप दे दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बिंब योजना कहते हैं। सटीक बिंब योजना होना चाहिए। अब परिभाषा ऐसे भी लिख के आ सकते हो, काव्य में बिंब को वह शब्द चित्त माना गया है। क्या माना गया? वह शब्दों का चित्त माना गया है। भाई शब्दों से ही तो चित्त बन रहा है। जैसे मैंने कहा शेर, मैंने लिखा है शेर, मैंने शेर थोड़ी ना बना दिया। तो शब्दों का वह शब्द चित्त माना गया है जो कल्पना द्वारा, हमने कल्पना की थी, कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव, जो इंद्रियां हैं हम अनुभव करें। जैसे हमने कहा शेर, तो शेर हमने कल्पना की थी कि एक शेर होगा। अब शेर होगा, हमारे इंद्रियों ने बना दिया कि शेर बड़े बड़े दांत होते हैं, आंख होते हैं, ऐसे बाल होते बड़े बड़े पीछे की ओर, फिर उसकी एक ऐसी लटकी हुई ऐसी पूंछ होती है। हमने क्या बना दिया? इंद्रिय अनुभव द्वारा हमने क्या कर दिया? हमने उसे क्या कर दिया? निर्मित कर दिया। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? बिंब विधान कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब विधान। बिंब मतलब इमेज। ऊपर वाला लिखा है तो चलेगा? कौन सा? अरे सब चलेगा महाराज, जो तुम्हें समझ में आ जाए वो चलेगा। काव्य में बिंब योजना को वह शब्द चित्त माना गया है
जो कल्पना द्वारा या इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है क्या कहलाती है? बिंबे योजना कहलाती है। दो शब्द आप अच्छे से याद रखो, कल्पना द्वारा, हमने तो कल्पना की है ना, कल्पना की है। जैसे आपने गोदान पढ़ा हो, तो गोदान में गोबर है। अब गोबर, अब वो गाय का गोबर नहीं है, वो एक व्यक्ति को बनाया गया गोबर, एक व्यक्ति को। तो आपने जैसे कल्पना तो दूसरी बना ली थी, है कल्पना, तो बिंब योजना वहां पे सटीक बन ही नहीं पा रही थी। भाई कैसी बनानी है आपको? कल्पना कल्पना आपको बनानी है। और इंद्रिय का अनुभव, आपने क्या अनुभव किया? जबकि वहां पे देखो गोबर, होरी, झुनिया, ये पूरे पात्र हैं, उसके पात्र हैं। गोबर जीवन भाई एक गाय खरीदना चाहता है लेकिन गाय नहीं खरीद पाता है, ऐसे पात्र हैं उसके, ठीक है। तो आपके दिमाग में तो और कुछ बन गया था कि वो वाला गोबर तो नहीं, ठीक है, लेकिन गोबर वहां पे क्या है? पात्र है। तो ऐसे ही क्या होता है, कल्पना और इंद्रियों द्वारा अनुभव जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिंब योजना बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? बिंब योजना बोलते हैं। अब इसकी विशेषता, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, शुद्ध बुंदेलखंडी तुम लोगों को समझ में ही कहाँ आता? पहली बात तो ये है, जब तक तुम लोगों को बुंदेलखंडी में ना समझाओ ना, जब तक समझ में नहीं आता हो, जब तक लिख भी नहीं पाओगे आप। लेकिन इतना जरूरी है कि जो हमने समझा दिया वो जरूर लिख के आओ। यदि वो छोड़ के आ गए ना तो फिर कुटाई बिल्कुल समझो, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा। कविता में, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो जी देखो, कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन क्या है? कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो बात को सरलता से प्रस्तुत करने के लिए। भाई कोई बात, हम बिंब का प्रयोग क्यों करते हैं? बिंब का प्रयोग इसलिए करते हैं कि बात अपनी सरलता से हम कह सकें, बात को सरलता से प्रस्तुत करने के लिए। कविता को आवश्यक वर्णों से बचाना होता है हमें। भाई जो अनावश्यक जो वर्ण है, अनावश्यक जो वर्ण है, फालतू के वर्ण होते हैं, उससे हमें बचाना होता है। इसलिए बिंबों का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, पाठक पहले से यदि उन बिंबों से परिचित है, पाठक पहले से, जैसे मैंने ताजमहल बनाया, अब ताजमहल आपने देखा है, आपने ताजमहल देखा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना बताना। जैसे पाठक, जैसे ताजमहल है, अब ताजमहल आपने देखा है तो पाठक को क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा वो बताना कि ताजमहल में ऐसा ऐसा हुआ था। अब आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी, हाँ ताजमहल ऐसा होता है। तो पाठक को पहले से यदि उन बिंबों से परिचित है तो कही गई बात को आसानी से क्या कर लेगा? वो ध्यान कर लेगा, क्या कर लेगा। इसलिए हमें कविता में बिंबों का प्रयोग क्या है? आवश्यक है। बन जाएगा? ठोक दोगे कि नहीं? बिंबों का उपयोग क्यों आवश्यक है? बात को सरलता से प्रस्तुत करना, कविता में अनावश्यक शब्दों से बचाना, पाठक को पहले से ही यदि उन बिंबों से परिचित है तो कही गई बात को आसानी से वो क्या कर पाता है? ग्रहण कर पाता है। अगला क्वेश्चन, बिंबे का कविता में शामिल ना हो तो वह नीरसता प्रदान करती है। मतलब नीरसता मतलब बड़ा उबाऊ लगेगा, बिंब मतलब रोचकता ना हो उसमें, भाई कोई चित्त ही ना बन पा रहा हो तो वो बड़ी नीरसता प्रदान करेगी कि यार इसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है। उसी का बिंब का कविता में प्रयोग ना हो, बिंब प्रयोग नहीं किया है आपने, तो वो कविता कैसी लगी? नीरसता प्रदान करेगी। अगला, कविता जीवंत बात को संक्षेप में कहने के लिए बिंब का प्रयोग करते हैं। कोई जीवंत बात है उसको संक्षेप में कहना, हमें छोटी रूप में कहना। संक्षेप मैंने पढ़ाया था ना, मैंने संक्षेप पर भाव नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, तो वही है। कविता जीवंत को संक्षेप में कहना है, छोटी रूप में हमें कहना है, तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बिंब। इसलिए कविता में बिंबों का प्रयोग क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, ये तो एप्लीकेशन इस तरफ लिखोगे आप ऐसे, ठीक है, एड्रेस डालोगे, कोई लेटर के लिए एड्रेस डालोगे ये। आवेदन पत्र है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में पुनः मूल्यांकन के लिए संदर्भ में भर करके आओगे। सचिव माध्यमिक शिक्षक मंडल भोपाल, उत्तर पुस्तिका में के पुनः मूल्यांकन के संदर्भ में महोदया सविनय निवेदन है कि मैं हाल ही में राजकीय उच्चतर विद्यालय टीकमगढ़ से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरा अनुक्रमांक इतना है, किंतु गणित विषय में आशा अनुरूप अंक न आने की वजह से मैं प्रथम श्रेणी में नहीं आ सका हूं। अतः श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि गणित विषय की उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन करवाने की क्या करें? व्यवस्था करें। कक्षा वगैरह दूसरी ठोक के आ जाना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? मैंने पढ़ाया है। लोक मंगल और समन्वय की भावना, भक्ति भाव की प्रधानता, काव्य की साधना पर क्या दिया गया? बल दिया गया। भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय है। निराशा से आशा की ओर क्या है? आगाज है। और आडंबर रूढ़ियों का क्या है? विरोध है। कबीर मीरा और तुलसीदास जैसे कवियों का क्या है? इस काल में आना है। आडंबर नहीं जानते? जैसे कभी कभी तुम लोग कहते हो रोने का आडंबर,
पिता ने मार दिया है? हैं? क्यों नंदिनी बताओ? मैं फोटो बाकी होगी सही में माओ है। भक्ति काल की विशेषताएं, ईश्वर की भक्ति, गुरु को महत्व, सादा जीवन, समन्वय की भावना, विविध रसों का क्या है परिपाक है, और भाषा की क्या है विविधता है। ये भक्ति रस की विशेषताएं आप बता सकते हो। भक्ति काल को दो भागों में वर्गीकरण पूछा जाएगा आपसे। भक्ति काल को दो वर्गों में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में तुलसीदास मतलब रामचरितमानस, कृष्ण भक्ति में सूरदास मतलब सूरसागर। फिर इसके निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्गी शाखा और ज्ञान प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीर मतलब बीजक हो जाएगी, प्रेम मार्गी में जायसी मतलब पदामगत हो जाएगी, बन जाएगी, बनते हैं, बनते होंगे थोड़े बहुत। सगुण और निर्गुण में आप देख लो, सगुण में रूप क्या होगा, साकार होगा, जैसे राम और कृष्ण का रूप साकार। लेकिन निर्गुण में हम पता ही नहीं कर पाते, ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं, ब्रह्म की आराधना तो कर रहे होते लेकिन पता नहीं होता कि कैसा ब्रह्म है, ब्रह्म का आकार कैसा है। तो निराकार ब्रह्म की क्या होती है, आराधना होती है। राम कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया, मतलब उन्होंने जो कुछ कार्य किए हैं उसका लोक रंजक रूप के रूप में क्या किया गया, वर्णन किया। यहाँ पे जाति पाति रूढ़ियों का क्या किया गया, विरोध किया गया। क्या किया गया, जाति पाति रूढ़ियों का क्या किया गया, विरोध किया गया। समन्वय सौंदर्य का क्या किया गया, अपनाया गया। यहाँ पे मसनबी शैली और रहस्यवाद को अपनाया गया है। मसनबी शैली और रहस्यवाद को क्या किया गया, अपनाया गया है। शैली है, एक प्रकार है लिखने का, एक प्रकार है लिखने की। रीतिकाल का नाम रीति क्यों पड़ा, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले से परंपरागत परिपाटी चली आ रही थी, जो परिपाटी पूर्वजों से चली आ रही थी, पीढ़ीगत पीढ़ी, तो उसी चीज को क्या कर लिया इन्होंने, अपना लिया। उसे हम कहते हैं रीति, उसे हम क्या कहते हैं, रीति। जैसे हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, वो लेखन का कार्य करते थे काव्य का, और संस्कृत में करते थे वो। अब संस्कृत में वो करते थे तो वही पीढ़ी में मेरे पिता ने अपनाई, वो पिता की पीढ़ी हमने अपना ली, और हम भी वही कार्य कर रहे हैं। तो जो परंपरागत बंदी बनाई परिपाटी चली आ रही है, यदि उसको अपना लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, रीति कहते हैं। इसी का इस काल में ऐसा काम हुआ कि संस्कृत की बंदी बधाई परिपाटी चली आ रही थी और कवियों ने वही अपना ली, इसलिए रीतिकाल का नाम क्या पड़ गया, रीतिकाल। यही प्रश्न कर रहा है। रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों की बंदी बधाई परिपाटी या रीति का अनुसरण किया, बंदी बधाई परिपाटी या रीति का अनुसरण किया, इसलिए रीतिबद्ध रचनाओं के कारण रीतिकाल का नाम क्या पड़ गया, रीतिकाल पड़ गया। विशेषताएं देखो, सांसारिक सुख की क्या है, प्रधानता है। भोग विलास और समृद्धि पर क्या दिया गया, बल दिया गया। काव्य भरण पोषण और धन प्राप्ति का क्या बन गई, साधन। भाई आप बताओ, कोई भी रचना साहित्य कार्य है, कोई भी कवि है, भाई कवि क्या कर रहा है, भाई राजा के दरबार में रह रहा है, भाई राजा के क्या रहा है, दरबार में रह रहा है। अब वो दरबार में रह रहा है, वहां से उसको पैसा मिलता है, तो वो राजा का ही गुणगान करेगा, किसी और का थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा ना नंदिनी, सही बात है ना। किसका गुणगान करेगा, राजा का ही क्या करेगा, गुणगान करेगा। तो वो कविता भरण पोषण का साधन बन गई। भरण पोषण मतलब कवियों को बस इतना था, राजा का गुणगान करो, 2-4 पैसे मिलेगा, अपना भरण पोषण करो, बढ़िया जीवन यापन करो। तो भोग विलासता और समृद्धि पे बल। भोग विलासता मतलब राजा बढ़िया रह रहा है, 2-4 रानियां रखी हैं, कम पड़ गई तो 2 और बुला ली, कम पड़ गई तो 2 और बुला ली। तो भोग विलासता का समय, सांसारिक सुख की प्रधानता। वो कह रहा है कि क्या करना यार, कल के दिन मर जाएंगे, जितना समय सुख से व्यतीत कर सकते हो तो वो करो। तो सांसारिक सुख की प्रधानता, भोग विलासता, समृद्धि पर क्या दिया गया, बल दिया गया। काव्य भरण पोषण और धन प्राप्ति का क्या बन गई है, साधन। कला पक्ष की क्या है, प्रधानता। संस्कृत काव्य की क्या मिलती है, झलक मिलती है। अलंकारों की क्या विविधता है, श्रृंगार का क्या हुआ है, सजीव चित्त नया। जितने भी राजा रहते थे 3 चापत नहीं क्या रखा, साहिब श्री राम ने देखो ये नहीं तो रखी थी, जितने जितने राजा थे उनकी नहीं किया 10 राजा थे तो उनकी। देखो, यदि बुरा लग रहा हो, किसी को बुरा लग रहा हो तो अपने भाइयों से बोल लेना कि तुम भी 2-3 शादियां कर लेना, ताकि हमारी भाभियां 2-4 रहें। चलो चलो चलो, इधर देखो, अगला देखो। अरे ये कुछ नहीं, सुन तो लो। ये एग्जाम्पल, एक वैसी कहानी है कि एक व्यक्ति ने कहा अपनी पत्नी से कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां हुआ करती थी। सामने वाले ने कहा, नहीं, सामने वाले ने कहा कि हाँ तुम 3 शादियां करनी है क्या तुम्हें। बोले हाँ हो जाती तो बढ़िया थी। बोले कोई बात नहीं, मैं द्रौपदी बन जाऊंगी, मेरे भी 5 पति होंगे, तुम 3 करना, मैं 5 पति लेके आऊंगी। है तो फिर पतिदेव क्या हो जाते, चुप हो जाते, रहने दो, एक में ही ठीक है, हम प्रसन्न है। चलो, छायावाद की विशेषता है। क्वेश्चन देखो आप,
छायावाद की उनको वीडियो थोड़ी ना देखना है। चलिए आप काट देना तो। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य तथा प्रेम भावनाओं की प्रधानता। इसे देखो, देखो तो ये बात सौंदर्य तथा प्रेम भावना। छायावाद में क्या है? सौंदर्य तथा प्रेम भावनाओं की क्या है? प्रधानता है। भाषा की क्या है? लाक्षणिकता है। और क्या है? वक्यता। वक्यता मतलब भाषा, टेढ़ी मेढ़ी भाषा का उपयोग किया गया, वो लक्षण उसमें बताए गए। प्रकृति का क्या है? सजीव चित्रण है। और छंदों की क्या है? विविधता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति का सजीव चित्रण, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग किसको जानते हैं? छायावाद को जानते हैं। जैसे सुमित्रानंद पंत का नाम सुना, उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, तो वो छायावाद के ही क्या माने जाते हैं? कवि माने जाते हैं। इसे प्रकृति का सजीव चित्रण मिलता है, ये जरूर ठोक के आना। प्रयोगवाद विशेषताएं देखो आप। प्रयोगवाद, मार्क्सवादी, प्रयोगवाद पर मार्क्सवादी प्रभाव। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना गया? अज्ञेय को माना। किसे माना गया? अज्ञेय को माना गया। और मार्क्सवाद, मार्क्सवाद का मतलब होता है जिन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था। किसका? पूंजीवाद का। पूंजीवाद का मतलब होता है अमीरों का विरोध किया था, क्योंकि पूरी संपत्ति अमीरों के पास थी और उनका कहना था कि ये संपत्ति जो आपने बनाई गरीबों से छीन के तो बनाई, गरीबों की। उन्होंने कहा कि कैसे? उनको बताओ ये मकान किसने बनाया? बोले कि गरीब हैं, श्रमिकों ने। तो श्रमिक कैसे होते हैं? गरीब होते हैं। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल बोर्ड तुम्हारे पास कहां से आया? बोले पैसे ऐसे आए। बोले पैसा कहां से आया? बोले गरीबों का छीना। तो मार्क्सवादी का प्रभाव इस पर आपको देखने को मिलेगा, जो पूंजीवाद के क्या थे? विरोध में थे। पूंजीवाद के विरोध में थे मार्क्सवादी प्रभाव। सजगता एवं गहरी पीड़ा का क्या होता है? क्या होता है? बोध होता है। सजगता मतलब यहाँ पे सचेत है, और गहरी पीड़ा मतलब जिस पीड़ा से जो लोग गुजर रहे हैं उस पीड़ा को बताने का प्रयास किया गया। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता के बल पे, भावुकता को स्थान नहीं दिया भाई, बुद्धि को क्या दिया इन्होंने? स्थान दिया। बुद्धि को स्थान दिया, भावुकता को बल नहीं दिया। फिर फ्रायड का काम सिद्धांत की यहाँ पे क्या है? फ्रायड सिगमंड फ्रायड एक क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। तो फ्रायड का जो काम सिद्धांत है उसको क्या दी गई है? इसमें प्रयोगवाद में क्या दी गई? स्वीकृति। तो 4-5 विशेषताएं अच्छे से याद करके जाओ, आपसे बन जानी चाहिए। मार्क्सवाद का प्रभाव, सजगता का गहरी पीड़ा का बोध, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता पर बल, और फ्रायड का काम सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिश्र बंधु। और रीतिकाल में क्या होता है कि जो राजा है, राजा के दरबार में एक कवि रह रहा है। राजा के दरबार में कवि रह रहा है। अब कवि क्या कर रहा है? कवि क्या कर रहा है? कवि रचनाएं लिख रहा है। किसकी? राजा की। और राजा की रचनाएं तो एक नायिका पात्र से बनाएगा वो, या तो हकीकत की नायिका बनाएगा कि इसकी एक नायिका थी, इससे प्रेम हुआ था, जंगल में गया था, ऐसे कोई पात्र बनाएगा। अब वो रचनाएं जो लिखेगा वो राजा के नायक नायिका का रचना लिख रहा है ज्यादा, और नायक नायिका का रचना लिख रहा है। और नायक नायिका को प्रेम बताना क्या कहलाता है? श्रृंगार। किस रस में आता है? नायक नायिका का प्रेम होगा, वो किस रस में आएगा? श्रृंगार में होगा। किस में आएगा? श्रृंगार। अब श्रृंगार में आएगा तो इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दे दिया? मिश्र बंधु। 17 से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल उत्तर मध्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर मध्यकाल कहलाता है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने नाम क्या दिया था? रीतिकाल। रीतिकाल को, इस काल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का, लेकिन मिश्र बंधु ने क्या कह दिया? श्रृंगार काल। सामंत और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राज्य आश्रित होते थे, राजा के दरबार में रहते थे सामंत काल में, या वे राज दरबार में रहते थे। कहां रहते थे? राज दरबार में। अर्थात कवियों का राजा के दरबार में रहने की वजह से यह स्वाभाविक था। देखो क्या कह रहा, अर्थात कवियों का राजा के दरबार में रहने की वजह से यह स्वाभाविक था कि वे श्रृंगार प्रधान काव्य की क्या करें? रचना करें। यह स्वाभाविक था कि जब राजा के दरबार में वो कवि रह रहे हैं तो वो कैसी रचना करें? वो श्रृंगारिकता की रचना करें, प्रधान काव्य की रचना करें, नायक नायिका भेद प्रकृति का चित्रण भी करें। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की क्या रही है? प्रधानता रही है। इसलिए इस काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दे दिया? श्रृंगार काल दे दिया। बन जाएगा आपसे? हाँ, एक ही बार में बता पा रहा हूं, ज्यादा नहीं बता पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्या है? कवि परिचय वगैरह होंगे, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। और साहित्य में स्थान महादेवी वर्मा का लिखा है, हमने पीडीएफ डाल दी थी, उसमें महादेवी वर्मा का था, यदि आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। प्रदूषनाथ रेणु का भी है इसमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब यहाँ पे देखो, भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा गया है? क्वेश्चन क्या है? भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा गया है? तो देखो, भारतेंदु जी से पूर्व किसी भी हिंदी का गद्य व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया था।
मतलब क्या कहा जा रहा है, प्रश्न देखो, भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा गया? तो भारतेंदु को इसलिए हिंदी गद्य का जनक कहा जा रहा है कि भारतेंदु के पहले किसी भी व्यक्ति ने जो गद्य है उसको एक व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा था, व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा था। इन्होंने पहला काम किया जो हिंदी गद्य को व्यवस्थित तरीके से लिखा, इसलिए इनको भारतेंदु को हिंदी गद्य का क्या कहते हैं, जनक। पढ़ के देख लो, भारतेंदु जी से पूर्व किसी भी हिंदी गद्य का व्यवस्थित लेखन नहीं मिलता है। विचारों को क्रमबद्ध रूप में और गद्य की लेखन खड़ी बोली के माध्यम से भारतेंदु जी ने ही प्रारंभ किया है, इसलिए उन्हें हिंदी गद्य का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। यदि आप बातें समझ गए, इतनी बात समझ गए थोड़ी बहुत, तो मैं कह रहा हूं इसी के आधार पर लिख के आओगे तब भी आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नाटक की परिभाषा आप बताओ। नाटक आप जानते हो देखा जाता है नाटक, तो एक कैसी है, दृश्य विधा है। कैसी होगी, दृश्य विधा होगी, जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन मिलता है, जिसे अभिनय द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को अभिनय करना पड़ेगा, नाटक करके बताना पड़ेगा, दृश्यात्मक होगा, दृश्यात्मक रंगमंच के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा, तो मानव जीवन का रोचक वर्णन मिलता है। एक कैसी है, दृश्य विधा। नाटक के तत्व कथा वस्तु, भाषा शैली, अभिनय, अभिनेता और क्या होगा, उद्देश्य, संवाद और पात्र। ये नाटक के तत्व आप रट के जाना है, ये आपसे पूछा जाएगा। कथा वस्तु, संवाद, पात्र, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया? तो जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया? हिंदी में नाटक सम्राट कहा गया। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया? हिंदी में नाटक सम्राट कहा गया। चंद्रगुप्त इनकी रचनाएं कौन सी? चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। तीन प्रमुख नाटक बताइए। तो मोहन राकेश का कौन सा है? लहरों के राजहंस। कौन सा हो जाएगा? लहरों के राजहंस। उदय शंकर भट्ट का कौन सा है? विक्रमादित्य। शेर गोविंद दास का कौन सा है? कर्तव्य। रेखा चित्र किसे कहते हैं? किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु का व्यवस्थित एवं आकर्षण ढंग से प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। मतलब आप किसी भी पात्र को बता रहे हो, चित्र के माध्यम से आप बता रहे हो, चित्र बना के। जैसे मैं बताता हूं ना कभी कभी कि एक नायक था और एक नायिका थी। ये नायक है, ये नायिका है। इसने इसका खून चूसा तो ये मोटी हो गई। अब ऐसे है, क्योंकि बोलते ही अक्सर है कि जब से मेरी शादी हुई तुमने पूरा खून चूस लिया है? तो अब मैं चित्त के माध्यम से बता रहा हूं। ये क्या है? रेखा चित्त। ये क्या है? किसी पात्र मतलब मैंने कोई पात्र ले लिया, पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु का व्यवस्थित एवं आकर्षण ढंग से प्रस्तुति क्या है? आकर्षण ढंग से ही तो कर रहा हूं। तो ये क्या है? रेखा चित्त है। अरे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गद्य की अगला देखो, गद्य की गौण विधाओं के नाम बताओ। तो रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी और संस्मरण। गौण विधाएं कौन सी होती हैं? कहानी नाटक नहीं आएगा इसमें। गद्य की गौण विधाएं रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी और संस्मरण। द्विविध युग की विशेषताएं आप बताओ। द्विविध युग की समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। क्या होगा? समाज सुधार की भी प्रवृत्ति है इसमें, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया जा रहा है द्विविध युग में। भाषा शैली कैसी है? परिमार्जित और शुद्धिकरण है, मतलब शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। गंभीर एवं विचारशील गद्य की क्या है? प्रधानता है। निबंधों में क्या है? हास्य व्यंग्यात्मक शैली का क्या किया गया है? अपनाया गया। आलोचना का क्या अर्थ है? दो आलोचक आप बताओ। होने दो पेपर। एक क्वेश्चन देख लो, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा? सुनो, एक क्वेश्चन देखो आप, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया? तो मैंने है टफ है तो सैल कर देता हूं। सुनो आप, पद्य, यदि आप कोई भी पद्य रचना लिखते हो, यदि उसमें से एक लाइन का भाव आ जाता है तो कभी बाय बाय का प्रतीत होता है। बाय बाय समझते हो? प्रशंसा का प्रतीत हो जाता है। जैसे 8 लाइन की कोई कविता लिखी आपने, और एक लाइन उसमें, जैसे आपने कहा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और बाय बाय कब होता है? सबसे लास्ट में वो कभी गा के बताता है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। अब ऐसे आप मतलब बाय बाय का प्रतीत हो जाता है। अब सुनो आप, यदि आपने तो ये पद्य की रचना, कविता तो होगी पद्य की रचना, अब एक लाइन अच्छी लग गई तो बाय बाय का प्रतीत हो गया। लेकिन गद्य यदि आपने लिखा हो, उसमें 6 लाइनें लिखी गद्य में, और 6 लाइनें लिखी और 6 लाइनें सही नहीं है, तो कविता वो जो गद्य होता है वो बाय बाय का प्रतीत। एक मिनट, यदि ये 6 लाइनें हैं, 6 लाइनों में से 6 लाइनें सही नहीं है और 6 लाइनें अच्छी नहीं है, तो फिर कवि यहां पर गद्य का क्या होगा? वो जो काव्य है, वो गद्य का जो काव्य है वो प्रशंसा का प्रतीत नहीं होगा। बात को समझो,
यहां पर एक लाइन यदि सही है तो बाय बाय का प्रतीत है, और यहां पे एक लाइन से काम नहीं चलने वाला है, यहां पे 6 लाइनें कैसी चाहिए, सही चाहिए, तो बाय बाय का प्रतीत है, यहां पे प्रशंसा का प्रतीक है। आप समझो, आप यहां पे क्वेश्चन को, पद्य की तुलना में गद्य रचना क्या है, संपन्न करना कैसा है, कठिन कार्य है। क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिख दी जाती है तो कवि क्या होता है, प्रशंसा का भागी होता है। ऐसे होता है ना, कवि प्रशंसा का भागी होता है। फिर अगला, परंतु गद्य में ऐसा नहीं है। परंतु क्या नहीं है, गद्य में ऐसा नहीं है, परंतु गद्य में ऐसा नहीं है। गद्यकार को एक एक वाक्य व्यवस्थित और सोच विचार कर लिखना होता है, एक एक वाक्य सोच विचार कर समझकर लिखना होता है, तभी गद्यकार प्रशंसा का क्या माना जाता है, योग्य माना जाता है। अर्थात पद्य की तुलना में गद्य निबंध रुचिपूर्ण व्यवस्थित आकर्षण होना चाहिए, जो एक दुष्कर कार्य है, जो कैसा है, एक दुष्कर कार्य है, इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया। अब बाकी और भी क्वेश्चन है, रिपोर्टाज क्या है मैंने आपको पीडीएफ डाल दी थी, आप देख सकते हो। हाँ बताओ। और समझ में नहीं आया। मोहरी हमने भी हम तो बात तो हम करनी है क्या, मोहरी राशि और एक तरफ सही कह रहे हो।